सीए निखिल टॉक्स में आज के हमारे जो गेस्ट है वो है खुशबू, जो कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते एज एन इकोनॉमिस्ट जो अभी मोदी जी ने जितने भी नए प्रावधान लेके आए हैं, और सजेशन है, प्रावधान तो क्या ही बोलूंगा, जो उन्होंने कहा है कि गोल्ड को 1 साल बाद खरीदेगा, फॉरेन टूरिज्म छोड़ दीजिएगा, वर्क फ्रॉम होम करिएगा, उनके ऊपर उनका क्या आउटलुक है, इसके ऊपर हमने बातचीत करी है। और साथ ही साथ 11th और 12th में बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत भी पड़ती है। ये नॉर्मली मेरे फाइनेंस पॉडकास्ट से थोड़ा हटके पॉडकास्ट है, बट बहुत ही काम का है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंजॉय द पॉडकास्ट। मोदी जी ने वार्निंग दी, 2 बार दी, कि गोल्ड मत खरीदो, इनफैक्ट इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी उसके ऊपर, वर्क फ्रॉम होम करो, क्रूड ऑयल के जितना कम यूज कर सकते हो, पेट्रोल को उतना कम यूज करो, ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, उसके अलावा फॉरेन ट्रिप्स पे जाओ ही मत, और गोल्ड को साल भर बाद खरीदो जो नॉर्मली था। इनफैक्ट एडिबल ऑयल्स के ऊपर भी बोल दी कि एडिबल ऑयल, खाने का तेल कम यूज करो। एज एन इकोनॉमिस्ट एंड एज अ टीचर, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सी, मोदी है तो मुमकिन है। ओके, ड्यू टू वॉर क्रूड ऑयल के प्राइजेस कैसे $80 से $115 हो गए। तो अगर आप ऐसे देखो तो 20 to 50% राइज हुआ। इंडिया में तो 3% ही राइज हुआ। अगर इंडिया में 20% राइज हो जाता तो फिर क्या सिचुएशन होती? नहीं, ये बात तो सही है कि अगर इंडिया में 20-25% होता तो भी हो सकता है सरकार ही गिर जाती, राइट? तो 3% का गेन जो हुआ, सो एज पर यू इट इज जस्टिफाइड, इतना तो बनता ही था बढ़ना। क्योंकि आप देखिए ना कि डिफरेंस कितना है। 20 से 25 की जगह उन्होंने 3% राइज ही किया है, तो जस्टिफाइड तो है। तो मोदी जी ने कहा है कि गोल्ड मत खरीदो, हम्म ठीक है, ये तो आ ही गया ना, बोला 1 साल के बाद खरीदना। हम्म और एज एन, मतलब अगर मैं एज अ कंज्यूमर देखूं तो मेरे को रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया, मेरे को गोल्ड खरीदना ही नहीं अब। हम्म और जबकि गोल्ड अगर देखें 1,80,000 से 1,50,000, मेरा तो मन था गोल्ड खरीदने का, उन्होंने मना कर दिया। हम्म तो क्या लगता है, लोग नहीं खरीदेंगे? सी, आप ह्यूमन साइकोलॉजी की तरफ अगर समझोगे तो जो बोला जाता है इंसान उसका उल्टा ही करता है। तो अगर बोलेंगे नहीं खरीदोगे तो पहले जाएंगे खरीदने। अब आप उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव समझिए कि इंडिया $90 बिलियन इंपोर्ट करता है गोल्ड को। ओके, तो उससे क्या होगा? फॉरेन रिजर्व्स कम होंगे। फॉरेन रिजर्व्स कम होंगे, रुपये की वैल्यू डी वैल्यू होगी। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है। अगर हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग रहे तो वी हैव टू टेक सच काइंड ऑफ मेजर्स। सो ये पहले भी कभी आपने सुना है ऐसा हुआ है? आई थिंक आई रिमेम्बर पी चिदम्बरम साहब ने भी ये चीज यस, बोली है। बिल्कुल, उन्होंने भी बोली थी। तो तब के टाइम पर भी उनको इतना बैकलैश ही झेलने को मिला था जितना अभी इनको भी बिल्कुल। झेलना पड़ रहा है। और वर्क फ्रॉम होम, अब वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो उन्होंने बोला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करो और वर्क फ्रॉम होम यूज करो। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट? देखिए, जितना मैं समझती हूँ या जितना मैंने अपने आसपास के लोगों को, एम्प्लॉइज़ को देखा है, तो दे विल बी हैप्पी वर्क फ्रॉम होम में। एम्प्लॉइज। येस, एम्प्लॉइज़ विल बी हैप्पी वर्क फ्रॉम होम में। ये तो पॉलिसी कंपनीज़ पे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस दें एम्प्लॉइज़ को। सो एज पर यू इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ एम्प्लॉइज, या इट कंपनी इज़ को बोलो। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बोलना ये पड़ेगा। हो भी रहा है, मतलब अभी दिल्ली में बहुत लोगों ने, इनफैक्ट सरकारी डिपार्टमेंट में भी ये चीज चल रही है कि वहां के लोगों को बोल दिया है कि भाई आप 50% वर्क फ्रॉम होम करो और 50% आओ। क्या हाँ, द इससे रीज़न इज़ देखिए, जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या मैं बोलती हूँ जितना ट्रांसपोर्टेशन कम यूज़ होगा, फ्यूल सेव होगा, तो ऑब्वियसली व्हेन पीपल विल डिमांड लेस, तो प्राइसेस पे इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। इतना आएगा? देखिए, बोलते हैं ना कि एक-एक बूंद से घड़ा भरता है, हम्म, तो स्टार्ट करेंगे तो इम्पैक्ट तो आएगा। धीरे धीरे आएगा। येस, अगर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो हाँ, फिर वो तो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। वो तो दिख भी रहा है। अगर आप देखोगे तो उदय कोटक ने भी ये चीज आके बोली है कि अभी तो वर्स्ट अपन ने देखा ही नहीं है, वॉर का इम्प्लीकेशन जो है वो तो अभी देखा ही नहीं है। उनके हिसाब से तो अभी इकोनॉमी की हालत और टाइट होने वाली है। ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत ही डरावनी वाली बात, डरने वाली बात हो जाती है कि अगर इतने बड़े जो बैंक के ओनर, अगर वो आके ये सब चीजें बोल रहे हैं, तो दिस इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर द इकोनॉमी, फॉर श्योर। तो एज पर यू ऑल दीज मेजर्स आर गुड इनफ? आंसर तो देखिए आप ही ने दे दिया, जितनी बातें आपने बताई कि मेजर्स तो हैं अच्छे। हम्म। तो एज पर यू ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, इससे जीडीपी पे तो इम्पैक्ट होगा। तो क्या आपके हिसाब से मेजर्स ठीक हैं, सही लग रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली जीडीपी डाउन जाएगी, बट अगर आप समझो कि जीडीपी डोमेस्टिक लेवल की बात करता है, एंड यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर करना चाहते हैं वो एक इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आएगा, बट आप समझो कि ऑलरेडी गोल्ड 2019 से 2026 में कितना हाइक हो गया है। देन टू पीपल आर डिमांडिंग एंड बाइंग, तो डिमांड से प्राइजेस राइज होती जा रही हैं ड्यू टू द चेन इफेक्ट एंड ऑल। तो
उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि पीपल नहीं खरीदे, प्राइजेस आए हैं, सी लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फॉल करता है, ओके, कि जब प्राइस राइज हो जाती है तो पीपल कम डिमांड करें, क्योंकि जितना पीपल डिमांड करेंगे उतना उनको इम्पोर्ट्स करने पड़ेंगे, और ज़्यादा इम्पोर्ट्स होंगे, फॉरेन एक्सचेंज डाउन, फिर वही बात आती है कि हमारी इकोनॉमी दैट इज़ रुपी की वैल्यू डिग्रेड होगी। तो वो कहीं ना कहीं हमें इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आपने कहा लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर, तो लॉ ऑफ डिमांड तो नॉर्मली बोलता है प्राइस बढ़ी तो डिमांड डिक्रीज हुई। नहीं, लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट डिमांड तो दैट। यही लॉ ऑफ बोलेगा ना। डिमांड इज that the other factors which determine a demand of a commodity when they remain constant. So- So if price rises, demand falls. There's inverse relationship between price and quantity demanded. तो the basic motive is कि import duty थोड़ी बढ़ाने से prices rise हो जाएंगी, तो people कम demand करें, So कम demand करेंगे, imports कम होगा। बट दे विल यूज कम, उसके बाद आपका कहने का मतलब वो फिर यूज कम करेंगे उसको, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड कम होगी, बराबर। हाँ, पीपल यूज कम करेंगे, फिर इस पे कहीं ना कहीं चेन इफेक्ट फॉलो होगा हाउ? कि अगर पीपल आर नॉट डिमांडिंग, सप्लाई है और सप्लाई होगी तो फिर लो प्राइस पे होगी, सो उससे प्राइस कंट्रोल होगा। टू सम एक्सटेंट, नॉट दैट, बट इन केस ऑफ गोल्ड, अगर मैं एक नॉर्मल कमोडिटी की बात कर रही हूँ तो यस बहुत इम्पैक्ट आता है, बट दिस इज गोल्ड, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखो तो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक नेसेसिटी, क्रूड ऑयल, लग्जरी, तो टू सम एक्सटेंट गोल्ड इज लग्जरी। टू सर्टन है ही गोल्ड लग्जरी है, तो गोल्ड ऐसे कौन बोलता है See, कि चलो आज इंडिया 200 में ग्राम गोल्ड खरीद इंडिया के आए। में गोल्ड इज नॉट अबाउट लग्जरी। इंडिया में गोल्ड एक कल्चर है, एक फीलिंग है, तो ठीक है प्राइसेस राइज होने से जहाँ पहले लोग 20 ग्राम्स खरीदते थे 10 ग्राम्स पे आ गए, 10 ग्राम्स पे 5 ग्राम्स पे आ गए, बट पीपल आर बाइंग। तो आप देखो ना, जितना प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी तो कम ही डिमांड कर रहे हैं। वो तो है ही, क्योंकि अभी भी जितने भी ज्वेलर्स है हम्म। उन्होंने भी तो अपनी ज्वेलरी का जो सेगमेंट है वो चेंज कर दिया। पहले बोलते 50 तोला, अब वही 50 तोला 20 तोला के भाव पे आ रहा है। यस, और फिर देखो आप कि पहले 22 कैरेट सेल होता था, उसके बाद 18 कैरेट पे आ गए, नाउ पीपल आर गोइंग फॉर 9 कैरेट ऑल्सो। तो यस इफेक्टिवली वो क्या कर रहे हैं, गोल्ड का उसमें यस सेगमेंट कम कर यस, दे रहे कम हैं कर दे रहे हैं। ताकि वो बजट में बैठ जाए। यस ट्रू। सो डोंट यू फील इससे फिर चाइनीज ज्वेलरी का मार्केट स्ट्रांग नहीं हो जाएगा? मतलब अगर यहाँ पे मैं देखूं कि चाइना के जो ज्वेलरी आती है वो ज्वेलरी ये गोल्ड बेस्ड ही आती है, वो इनफैक्ट बहुत कम कंटेंट होता है गोल्ड का उसमें, तो डोंट यू फील फिर चाइनीज मार्केट का चाइनीज डिमांड बढ़ जाएगी चाइनीज प्रोडक्ट्स की? यस ट्रू, डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसीलिए देन हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे जाना चाहिए, जो मोदी जी ने भी बोला कि हम अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज का यूज करके डोमेस्टिक गुड्स बनाए। वी शुड make ourselves self-sufficient. So you're talking about Make in India. Yes, I'm talking about Make in India. So Make in India में then they should give, then तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहिए ना, कि अगर सपोज मैं मेक इन इंडिया के फंडा पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को या तो कुछ सब्सिडी दे, कुछ सेटअप दे। डोंट यू फील दैट वे? See, government is already working on a lot of things. आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम में देखिए, एमएसएमई में देखिए, तो गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दैट, और बहुत हद तक गवर्नमेंट कर भी रही है। Do you like diamonds? Yeah. You like diamonds? Yeah. So right now there is a concept named lab grown diamonds. Do you yes, know about it? Yes, I know. So what do you feel? People will shift from real diamonds to lab grown? People are shifting. Are they? Yes. मैं भी पहले नेचुरल डायमंड्स ही परचेज करती थी, अब मैं भी शिफ्ट हुई हूँ लैब मेड डायमंड्स पे ही। लाइक कॉस्ट में कितना डिफरेंस आता है? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स? यस, आपका जो नेचुरल डायमंड होता है वो 10 टाइम्स ज्यादा होता है आपके लैब ग्रोन से, एंड देयर इज नो डिफरेंस, नोबडी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस। नो वन? नो वन। सो इवन जो बोलते हैं कि जौहरी हीरे की पहचान कर सकता है, वो नहीं जौहरी नहीं, कर आपको पाएगा लैब कि नहीं? में जाना पड़ेगा। टेक दिस, कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज लैब ग्रोन और दिस इज नेचुरल? कैन यू आइडेंटिफाई? मैं तो जौहरी भी नहीं हूँ। बट देन टू वो भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, उनको मशीन से टेस्ट करना पड़ेगा और आपको सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफिकेट दैट दिस इज लैब ग्रोन, दिस इज लैब ग्रोन। This is lab grown. या So 2 कैरेट का डायमंड है, दिस इज लैब ग्रोन। can you guys just tell me the cost if you can? देखिए, जो डायमंड है लैब ग्रोन डायमंड, जो उसमें 2 कैरेट का लगा हुआ है, वो 60,000 रुपीज का, 30,000 का 1 कैरेट पड़ा था मुझे। Okay. और यहीं पे आप जाओ नेचुरल डायमंड में, कितना आता है? मैं नहीं खरीदता ना मैं यार। आपको बोल रही हूँ ना 10 टाइम्स 10 कैलकुलेट। यस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 6 लाख की रिंग आपको 60,000 में पड़ी। वो डायमंड, फिर उसके Diamond. पास गोल्ड भी है, मेकिंग्स भी हैं, एवरीथिंग। बट दिस इज एक्चुअली ब्यूटीफुल। यस, सॉलिटेयर। या सही। तो पीपल आर शिफ्टिंग, और जेंजीज तो बहुत शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है जो मेजर डिफरेंस है। अगर आप रीसेल वैल्यू देखो तो जो आपके नेचुरल डायमंड्स होते हैं उनकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है और इनकी रीसेल वैल्यू बहुत ही कम होती है। बट अगेन सी, डायमंड्स
आर नॉट अबाउट कि लोग इन्वेस्ट, डायमंड्स कभी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं जाता था। आप देखो तो मेरी दादी बोलती थी कि डायमंड नहीं खरीदना है, डायमंड नहीं खरीदना है, फलेगा नहीं तुमको। तो वो इसलिए नहीं बोलती थी फलेगा नहीं, क्योंकि उनको भी पता था कि गोल्ड ही इंक्रीज होगा, उसकी डायमंड वैल्यू इंक्रीज नहीं बढ़ेगी। होगा। तो वो इनडायरेक्टली यू बोलते थे। एक्चुअली शिफ्टेड द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट पता है क्या है? वो स्टोन्स का कॉन्सेप्ट है। कुछ कुछ लोगों को कोई से स्टोन्स है ना सूट करते, कुछ कुछ लोगों को कोई से स्टोन्स सूट नहीं करते हैं। यू वेंट इनटू सेटअप की नहीं, सीधा उसकी दैट वाज वैल्यूएशन है। ट्रू। क्योंकि एक बार मैंने जब अपनी ग्रैंडमदर से पूछा था कि आप बोलते थे नहीं फलेगा एंड ऑल, फिर मैंने अपने पंडित जी को दिखाया, देन मैंने सर्च किया तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तो क्यों? तो उन्होंने फिर मुझे एग्जांपल दिया कि देखो बेटा गोल्ड कितना था और अब कितना हो गया, और डायमंड की वैल्यू, तो इसलिए वो रोकते थे कि ओके। डायमंड्स इसलिए। तो डायमंड्स आर अबाउट लोगों की पसंद, लोगों के शौक, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्यों अपने शौक में मैं ये बोलती हूँ कि क्यों आपको अपनी सिर्फ एक विश शौक के लिए आप 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस पे करो। जैसे एक आईवीएफ बेबी होता है और यार एक नेचुरली कंसीव बेबी होता है, नोबडी कैन डिस्टिंग्विश कि ये आईवीएफ बेबी है और ये नेचुरली कंसीव बेबी सी है। व्हाट यू आर सेइंग इज लॉजिकल, बट एट द एंड अगर मैं वापस लॉ ऑफ डिमांड पे आ जाता हम्म हूँ, तो हम्म लॉ ऑफ डिमांड में ये वाली भी आती है ना कि लग्जरी तभी हम्म अच्छी लगती है जब उसकी प्राइस ज्यादा हो। हम्म तो मैं आपको यही बोल रही हूँ ना, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंदौर में, आई विल नॉट। Is this ring gifted by your husband, or you have नो, bought by आई your own? परचेज दिस ऑन वुमेन्स डे फॉर माई सेल्फ। For yourself only. या And तो then you are like कि अ, मैंने ले लिया, अब किसी को क्या ही पता पड़ेगा। वही मैं बोल रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ बहुत सारे ऐसे लोग इंदौर में जिनसे मैं मिलती हूँ, तो दे विल नॉट टेल यू। हम्म सपोज मैं बोल रही हूँ एक 15 lakhs की आपकी रिंग है, हम्म सेम रिंग आप 1.5 लाख में बनवा रहे हो, 13.5 lakhs का इन्वेस्ट कर दो, एंड पीपल आर डूइंग। आप ब्लोडी सल्यूट है ये वाले चीज पे, नहीं, क्योंकि it पीपल is very आर डूइंग rare. दिस। It is very rare a girl says that, and if you are saying it, it is very logical also. Even I believe that way. But the thing is, बहुत जगह हम लोग देखते हैं, they just focus on one particular part. महंगा कितना है, महंगा नहीं तो ज्यादा मैं होगा, अच्छा मैं होगा। आपको यही बोल रही हूँ ना, Right, अगर मैं that is a आपको very नहीं good बताती, feeling. मैं आपको नहीं बताती हाँ, कि ये लैब ग्रोन है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। That's true. इसका भी मार्केट सबसे बड़ा, जितना मेरा एनालिसिस किया हुआ है, वो चाइना में सबसे ज्यादा मार्केट है। So Yes. what is the Chinese strategy then? See, Chinese strategy is mainly dependent upon pricing strategies. What do you mean by pricing See, strategy? like there are many pricing strategies. Two, I'll explain you two. One is penetration, जहाँ पे आप लो प्राइस के साथ आते हो, मार्केट को कैप्चर करते हो, अपना इकोसिस्टम डेवलप करते हो। जैसे ही लोगों को उस गुड्स की आदत हो जाती है, दे रेज द डिमांड, फिर आप अपनी प्राइस को हाई करते हो। दूसरी होती है स्कीमिंग, क्रीमिंग। हाई प्राइस के साथ आए, आपके जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस लगे हैं, टेक्नोलॉजी के एक्सपेंसेस लगे हैं, क्रीम मार्केट को टारगेट किया, हाई प्राइसेस कवर अप कर ली, देन आप प्राइस को कम करते हो। लाइक आई विल एक्सप्लेन यू। आप देखो कि आईफोन फॉलो स्कीमिंग, 17 लॉन्च होता है, हाई प्राइस से लॉन्च होता है, फिर उसके 16 का प्राइस गिर जाता है। So in the sense you try with the new product, उसकी प्राइस एकदम बहुत हाई रखो। हाँ, देन फिर आप लो पे आओ। चाइना करता है कैसा? नो, चाइना पेनिट्रेशन ही फॉलो करता है। वो एकदम सस्ते में चालू करते करते हाँ, करते लोगों को करते आदत लग जाएगी, देन दे विल इंक्रीज द प्राइसेस। मेजरली अपने यहाँ पे मोटा भाई भी यही करते हैं। जियो का पहले इंटरनेट फ्री में दे दिया हाँ, 1 और ईयर अब तक, बढ़ाए जा देन रहे दे हैं। आर इंक्रीजिंग द प्राइसेस। That's true. So can you give me one more any of the example for skimming? Skimming क्योंकि जनरल पब्लिक को नॉर्मली एकदम से समझ नहीं बैठता है। आप देख लो, लग्जरी बैग्स में देख लो। Luxury bags. हाँ, You तो use luxury bags? नॉट दैट मच। But what's your favorite brand? देखिए, डिपेंड करता है अगेन, जैसे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बीइंग अ इकोनॉमिस्ट, तो पहले तो मैं हमेशा अगर अपनी फेवरेट की बात करूं तो पहले मैं अपना बजट देखती हूँ, फिर मैं अपने तुम्हारे पास फेवरेट 5 डिसाइड करोड़ करती हूँ। रुपए खर्चा करने के लिए, आप बताओ यार। नॉट एज सच कोई ऐसा फेवरेट ऐसे ब्रांड है, फेवरेट नॉट ब्रांड एज नहीं है। सच। यस। सो बीइंग एन एजुकेटर, अगर सपोज आपका कोई स्टूडेंट आपके पास आता है और वो आपसे पूछता है कि मेरे को यार बिजनेस चालू करने का है, सो आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अच्छे से बता सकते हो, ये मेरे साथ भी होता था पहले। तो हाउ डू यू सजेस्ट, हाउ डू यू टैकल विद द सिचुएशन? कोई स्टूडेंट आया, वो बोल रहा है मेरे को बिजनेस करना है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बताओ कैसे करें? देखिए, बेसिकली अगर हम बिजनेस मॉडल्स पे बात करें तो दो बहुत कॉमन बिजनेस मॉडल्स हैं, वन इज कॉन्सेंट्रिक एंड अदर इज कॉन्ग्लोमेरेट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट दीज आर। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है, आप अंदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड करते हो। लाइक रेमंड, पहले उसने क्लॉथ, अनस्टिच क्लॉथ पे गया, फिर उसने स्टिच्ड शर्ट एंड ऑल। देन द अनदर इज कॉन्ग्लोमेरेट, जिसमें आप अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी जाते हो, लाइक आईटीसी फॉलोज दैट। सिगरेट के साथ में कॉपी Yes. किताब भी बेच रहे हैं।
So then you suggest accordingly to them. यस। फिर उनकी देखिए एक और चीज होती है विच एवरी वन शुड डू बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस, एंड नॉट ओनली स्टार्टिंग अ बिजनेस। आपको जैसे सी इन्वायरमेंट इज सो डायनामिक, तो आपको बीच बीच में एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आएगा। आप इतने इतने रैपिड चेंजेस होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में, आप उनको अडेप्ट नहीं करोगे तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो एवरी वन हैज टू डू SWOT analysis and TOWS analysis. Can you explain like what is SWOT? सी देखिए SWOT तो बहुत कॉमन है जो यूजुअली लोग करते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी सिचुएशन में होता है। पहले इंसान अपनी स्ट्रेंथ देखता है, फिर इंसान अपनी वीकनेसेस पे ध्यान देता है, फिर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। लेकिन उसका उल्टा है टाउस। देखिए इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो आप पहले अपनी स्ट्रेंथ नहीं देखोगे, आपको पहले थ्रेट देखनी है कि Okay. थ्रेट्स क्या है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे स्टूडेंट्स के लिए नाउ AI इज थ्रेट। जैसे ही उन्होंने देख लिया कि AI इज थ्रेट, अब उनको देखना पड़ेगा उनकी वीकनेस क्या है। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं वीकनेस भी है, बिकॉज यस कंपेरेटिवली आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए देखो बेटर टेक सेवी होते हैं, Yeah, तो obviously. इनको देखना पड़ेगा उनकी वीकनेसेस क्या है। Hmm. देन अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी कि AI को सीखना एक अपॉर्चुनिटी है। Hmm. जैसे ही वो AI को अडॉप्ट करेंगे उनकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में पहले आपको अपनी थ्रेट को देखना पड़ेगा, देन वीकनेसेस को, देन अपॉर्चुनिटीज एंड देन स्ट्रेंथ। So can I say that SWOT goes with SWOT? Yeah. पहले strength देखो, weakness देखो, opportunity और threat. And TOWS goes उल्टा. उल्टा। पहले threat देखो, यस। then opportunity देखो, then weakness, फिर उसके basis पे अपनी strength बनाओ. या So you guide them accordingly. या So the students must be happy, उनको at least इतना डिटेल में कुछ मिल तो रहा है, क्योंकि ये मेरे को हमेशा क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स देखिए स्मार्ट हैं बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है। कहीं ना कहीं नहीं यार, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अगर अपन अपने से कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड देखिए है। मुझे तो ऐसा लगता है हमें अपने से कंपेयर करना ही क्यों है, हमें उन्हें सिखाना है और उनसे सीखना है। उनसे क्या सीखना है? आप देखो स्मार्ट इनफ है, ठीक है, लेजी है, लेकिन हर काम को कम टाइम में कैसे करना है और कितनी सारी चीजों पे वो ध्यान देते हैं। लाइक ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि आजकल के जेंजीज हैं बहुत मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, तो एटलीस्ट बात तो करते हैं। और आप हमारे टाइम 90s के लोगों को देखो कि इस पे बात ही नहीं होती थी। नहीं करते थे, बात तो इनफैक्ट स्ट्रेस, बोलते थे मेंटली कुछ बात किया तो तुम पागल हो तो गया। आप अंदर ही अंदर देखो कितना स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता था। राइट, और इतना स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा तो उसके रिपरकशंस भी तो बहुत दिख रॉन्ग रहे वे ना। में। यस ट्रू। आज अगर अपन देखें जो मिलेनियल्स हैं, वो मिलेनियल्स के हार्ट अटैक के केसेस कितने ज्यादा हैं। यस, और मैं आपको बोलती हूँ कि आप देखिए कंपैरेटिवली देखिए जेंजीज को, आज जैसे वो क्या करते हैं कॉफी रेव पार्टीज करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये नए चोचले कॉफी रेव पार्टीज। आप मुझे बताओ क्या गलत है? एक तो सुबह उठ रहे हैं 6 बजे, कितनी बड़ी बात है, और कॉफी तो पी रहे हैं, फिर उसके बाद डांस कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज ही तो है। तो दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन देयर वे। हमने भी अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में बहुत सारी चीजें अच्छी करी डिफरेंट वे में जो उनको गलत लगी। लाइक उनके हिसाब से तो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस गलत ही हैं। वो तो ऑलवेज है। यस, तो ऐसा हर जनरेशन के साथ होता है कि वो अपने आप को अपनी पिछली जनरेशन से थोड़ा अक्लमंद मानती है और अपनी आने वाली जनरेशन से समझदार। 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं जो कॉमर्स के हैं, डू यू फील दैट दे नीड काउंसलिंग? क्योंकि जैसे मेरे को समझ में आता है कि अगर कोई भी 11th 12th, जैसे मैंने अपना 11th 12th किया था तब आई डिडंट हैड एनी काउंसलिंग। सीए करना था वो तो क्लियर था, 10th में ही मेरे को क्लियर हो गया था क्योंकि मेरे को साइंस में नहीं जाना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना आज की तारीख में, इनफैक्ट स्पेसिफिकली व्हेन आई टॉक अबाउट जेनजीज, जो लोग बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। यस ट्रू। तो साइंस में तो क्लियर है, आईआईटी जेई जाना है यार, उस पे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट कॉमर्स में दे डोंट गेट ऑप्शंस, या तो सीए करने चले जाओ, अब सीए सबके बस की होती नहीं। यस, तो क्या आपको लगता है उनको काउंसलिंग भी देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है काउंसलिंग। मैं तो बोलती हूँ सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, आई फील हर पाथ में जहाँ कंफ्यूजन अराइज हो, क्योंकि काउंसलिंग इज व्हाट टू क्लियर योर कंफ्यूजन। तो जहाँ कंफ्यूजन वहाँ काउंसलिंग। क्योंकि आप सिर्फ किसी को कॉपी कर रहे हो, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने ये बोल दिया, आज के ज़माने में बहुत कुछ तो देखिए पेड प्रमोशन होता है। एंड जैसे हमने बात करी स्ट्रेंथ की, ठीक है, एंड टाउस की, तो सबकी स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेसेस अलग हैं, तो उस हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि किसके ऊपर कितना थ्रेट किसी चीज़ का इम्पैक्ट करता है। तो काउंसलिंग इज़ वेरी एसेंशियल दीज डेज। सो 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उन लोग की बात करूं, वो लोग आज की तारीख में ऑनलाइन सेटअप पे भी ज्यादा जा रहे हैं। हम लोग के टाइम पे तो ऑनलाइन था नहीं,
इवन आपके टाइम पे भी नहीं था, और आप एजुकेटर भी हैं, तो आपको ये फेस तो करना पड़ता होगा, स्टूडेंट बोलता होगा कि मेरे को ऑनलाइन पे जाना है. व्हाट डू यू फील, इज ऑनलाइन बेटर और ऑफलाइन बेटर? देखिए हाइब्रिड. हाउ हाइब्रिड वुड बी सी बेटर यार? एंड ऑफलाइन में क्या होता है, आपको एक लाइक टीचर का एक पर्सनल कनेक्शन होता है, देन आपको एक क्लासरूम एनर्जी मिलती है. ओके, ऑनलाइन क्या होता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और रीच होती है. तो आप आज जितने भी टीचर्स को देखोगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स होते हैं. लाइक पहले तो आई प्रेफर कि अगर बच्चा आ सकता है, क्योंकि आजकल तो क्या होता है कि पैन इंडिया या वर्ल्ड वाइड टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो कोई अगर स्टूडेंट नहीं आ पा रहा है और उन्हीं टीचर्स से पढ़ना है तो दे कैन गो फॉर ऑनलाइन ऑप्शन. लेकिन ऑनलाइन में स्टूडेंट का डेडिकेशन इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट. यार Yes. डेडिकेशन, कंसंट्रेशन. 100% पहले स्टूडेंट का चाहिए. ऑफलाइन में क्या होता है, शेयर हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की भी. टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डू योर स्टूडेंट्स यूज एआई? एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पहले तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, तो पहले उन्हें खुद करना चाहिए, देन एआई का यूज करके दे कैन चेक, दे कैन इम्प्रूव, जो हम नहीं कर पाते थे. हमारे साथ क्या होता था, सर ने असाइनमेंट दिया, उसे कंप्लीट किया, नहीं बनता था आधा छोड़ देते थे, दूसरे दिन जब तक टीचर्स को क्लियर नहीं करे तब तक नहीं होता था, और टीचर्स अगर बिजी है नहीं क्लियर कर पाते थे तो वो इनकम्प्लीट रह जाता था. बट आज स्टूडेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक एडवांटेज है एआई के थ्रू. क्या उन्होंने असाइनमेंट किया, फिर उसको वेरीफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, सीख सकते हैं. एंड कुछ क्वेश्चंस तो वो खुद ही डेवलप कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि ये कैसे क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, तो दे कैन फ्रेम देयर क्वेश्चंस. तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि कोस्ट एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए. बच्चों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखानी चाहिए. यस, See, क्योंकि this, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट पे उनका कमांड होगा उतना अच्छा वो एआई यूज करेंगे. ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा हूँ एज एन एजुकेटर. जब मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कोई असाइनमेंट या कुछ दे रहा हूँ ना, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कॉपी पेस्ट करके आ जाते हैं. तो मैं उनको बोलता हूँ, पहले तो उनको रेस्ट्रिक्ट करने जाओ तो ऑटोमेटिकली दे विल बी अ बिट रिलक्टेंट कि नहीं यार हम तो यूज़ करेंगे, आप मना कर दो कुछ भी करेंगे तो भी यूज़ तो करेंगे. तो अब मैं उनको बोलता हूँ एक एआई यूज़ मत करना, 4 करना, बट जब फाइनल आंसर लिखो ना वो अपने हाथ से लिखना. यस, सो दैट व्हाट इट मेक्स, व्हाट इट उनका चेंजेस. एनालिसिस, उनका इंटरप्रिटेशन उनका खुद का होना चाहिए. एग्जैक्टली. AI can provide you data, AI can provide you facts, AI can provide you calculations, but what analysis and what interpretation and conclusion should be drawn with human intelligence only. राइट. डू यू यूज एआई? आप यूज करते हो एआई In teaching, इन टीचिंग और व्हाटएवर? see, मैं वही बोल रही हूँ आपको कि AI is not a you can say competitor या substitute. हमें AI को अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा. AI के आने से टीचर्स के लिए भी बहुत इजी हो गया है, कंटेंट प्रिपरेशन, कंटेंट प्लानिंग, देन नोट्स प्रिपरेशन. तो नाउ टीचर्स कैन मेजरली फोकस ऑन मेंटरिंग. जो होता था ना कि पहले ज़्यादा मेंटरिंग नहीं होती थी, कि आप बहुत सारी चीज़ों में इतने उलझे हुए हो कि आपका जो कोर नॉलेज शेयरिंग है वो नहीं कर पाते थे. तो येस, आई यूज़ AI फॉर कंटेंट प्लानिंग, फॉर नोट्स प्रिपरेशन. गिव मी 3 AIs what you use. One is Perplexity Perplexity. and Notebook LM Okay. and obviously ChatGPT. So what do you feel, अभी 12th का रिजल्ट भी आया, so Yes. was it good? सी ये तो बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक बन गया है. आप देखो न्यूज़ में कि ड्यू टू दिस OSM चेकिंग, जिसका फुल फॉर्म है ऑन स्क्रीन मार्किंग स्कीम. तो क्या हुआ, उन्होंने 15 डेज़ पहले, अपने एग्ज़ाम के 15 डेज़ पहले उन्होंने ये नोटिफिकेशन तो लेकर आए कि अब डिजिटल चेकिंग होगी. बट आई डोंट थिंक सो CBSE वॉज प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपने बच्चों को तो बोल दिया कि दे आर राइटिंग ऑफलाइन. बच्चों का यहाँ कोई रोल नहीं है. वो जैसे एग्जाम्स देते थे वो अभी भी वैसे एग्जाम्स दे रहे हैं. यहाँ पे रोल हो गया टीचर्स का एंड चेकिंग डिपार्टमेंट का कि कॉपी स्कैन हुई. अब आप देखिए CBSE गांव-गांव में भी है. हर जगह का बच्चा आपका CBSE के लिए अपीयर होता है, तो स्टाफ भी गांव-गांव में भी है. तो जब स्कैन्ड हुई नोटबुक्स तो देखने को मिला कि बहुत जगह पे वो ब्लर हुआ स्कैनिंग. देन सर्वर डाउन था, इसमें OTPs नहीं आ रहे थे, या बहुत सारे टीचर्स ने भी लेटर्स लिखे कि जब वो चेक कर रहे थे तो वो फर्स्ट पेज से फोर्थ पेज पे आ रहे थे. देन अपसाइड डाउन हो रही थी इमेजेस. तो मिस्टेक्स तो हुई हैं. So that is not that much fruitful obviously. हाँ, क्योंकि अभी रिजल्ट 13 मई को ही आया है. चीज़ें चल रही हैं किसी पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कोर कर रहे थे. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स के स्टूडेंट्स, मतलब स्कूल इज़ ऑल्सो शॉक्ड.
अगर डेटा को देखा जाए तो इस ईयर सिर्फ 17,000 स्टूडेंट्स ही 95% अबव गए 17,000 जो कि बहुत कम है, बहुत कम है पास्ट ईयर से। एंड लास्ट ईयर से इस ईयर 3.19 परसेंटेज स्टूडेंट्स और फेल हुए हैं। टाइम्स 3 मतलब परसेंटेज अच्छा 3.19 परसेंटेज। परसेंटेज यस मतलब अप्रॉक्स पहले अगर स्टूडेंट्स 100 और फेल जने हुए। जा रहे थे तो 103 जने और नहीं, पहले अगर आप बात मतलब 85% इज रिजल्ट, ओके मतलब 100 में से 15 स्टूडेंट्स या तो फेल या तो कंपार्टमेंट। और ऐसी मार्कशीट्स मैंने देखी कि स्टूडेंट्स के 95 आ रहे थे प्री बोर्ड्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मेरी क्लास में उन्होंने टेस्ट दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स में 95 मार्क्स आ रहे हैं और उनके बोर्ड्स में 71 मार्क्स हैं। ओ। तो किसी एक या दो सब्जेक्ट में सडन डाउनफॉल, तो देखिए कोई भी चीज़ आती है तो टाइम लगता है सीखने में। तो टीचर्स वर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस डिजिटल चेकिंग। सो एज पर यू व्हाट इज द बेस्ट रिजल्ट देन? क्योंकि अगर इस तरह का रिजल्ट आ गया तो गड़बड़ है। स्टूडेंट यही सोचता है ना कि यार उसको तो सबसे टॉप पे आना है, जो 75-80% लेके आया है हो सकता है वो 95% के लायक था। तो अब वो किस तरह से अपने रिजल्ट को देखे? व्हाट इज एज पर यू, व्हाट एडवाइस शुड बी गिवन टू हिम? मेरे लिए हमेशा एज अ टीचर मार्क्स बहुत अच्छा ना ये बेस्ट रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि देखिए लाइफ का जो स्कोर कार्ड होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। स्टूडेंट्स को क्लैरिटी होनी चाहिए उनके डायरेक्शन की कि लाइफ में उनको कहाँ जाना है। और अगर स्टूडेंट ग्रो करता है ना, सीबीएसई का जो भी रिजल्ट आया ये तो अनसर्टेनिटीज है, ओके फाइन, ठीक है। आप अगर उसको अपार्ट रखते हो तो स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए जो है थोड़ा एक्सेप्टेंस मोड में जाना चाहिए। अब उनको यहाँ से आगे की प्लानिंग करना चाहिए, अपने आगे का डायरेक्शन डिसाइड करना चाहिए, और फिर इंसान ग्रो करता है, वही उसका बेस्ट रिजल्ट है। सो एज पर योर मार्क्स डजंट मैटर अ लॉट? अगेन सी डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए अपियर हो रहे हो। लाइक अगर आप नीट के लिए अपियर हो रहे हो तो उसका जो कट ऑफ है वो आपको क्लियर करना है। वो तो करना ही है। JEE का सीए के लिए जो अपनी क्राइटेरिया है 50% की, वो आपको क्लियर करनी है। लेकिन उसके बाद मैं बोल रही हूँ जैसे कि उसके लिए मार्क्स मैटर नहीं करते, आपके कट ऑफ के बाद मार्क्स मैटर नहीं करते। अब जैसे सीबीएसई में क्या है कि वो जो जिन कॉलेजेस के लिए वो अपियर हो रहे हैं उनका कट ऑफ क्लियर हो गया तो उनको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप कॉमर्स की बात करें तो इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं वो अब सीबीएसई के रिजल्ट से तो एडमिशन्स दे नहीं रहे हैं, उनका अपना एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। तो they should now focus on their entrance examination. See, that I agree. And that thing, that is the best thing which we should suggest the students also. कई कई जगह मार्क्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है, बट एट द एंड यू नीड टू ग्रो इन योर लाइफ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. So thank you, Khushbu, to come on my show, and it was really nice talking to you. Specifically, we started with Modi ji and the thing which is happening in the economy. Then we shifted to the different criterias of and different concepts of economics and business, and then students. So I think this podcast would be very much beneficial for all the general public also. पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि उनको समझ आए कि 11th-12th में स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या होता है. काउंसलिंग भी एक इंपॉर्टेंट हो जाती है और जनरल पब्लिक को ये भी समझ में आ रहा है कि यानी एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम हमेशा बात करते हैं कि स्टूडेंट काउंसलिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट काउंसलिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी स्टूडेंट काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ पेरेंट्स भी अगर अवेयर रहेंगे, उन्हीं को गाइड करना है, That's सबसे true. ज़्यादा तो उन्हीं को गाइड करना है अपने बच्चों को। तो इंडिया में उतना पेरेंट काउंसलिंग का कल्चर नहीं है। पहली बात तो काउंसलिंग का ही कल्चर नहीं है। हाँ. करियर हाँ. काउंसलिंग तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन बहुत टाइप की काउंसलिंग होती है राइट. जो लोग कर सकते हैं। राइट, दैट्स ट्रू. सो आई होप कि आप लोगों को भी इस चीज़ से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ जनरल पब्लिक, जहाँ पे इकोनॉमिक्स से भी हम लोग ने कनेक्ट करी काफ़ी चीज़ें. क्या होता है कई कई बार जब हमारे पास मार्केट में किसी चीज़ के ऊपर न्यूज़ आती है, स्पेसिफिकली जो जनरल पब्लिक को हिट करती है, हम बहुत सारी चीज़ें ना नेगेटिव वे में ले लेते हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं समझते हैं. सो आई होप यू लाइक दिट. कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ. मिलता हूँ मैं अगले पॉडकास्ट में. टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल.